वालेकुम दैन क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा था ग्रामर के तरीके से हमजाद मसावातों को हल कीजिए जहाँ हल मुमकिन हो ना हो वाजा भी बयान कीजिए। तो इसका करते हैं पार्ट नंबर 1। ये 10 क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हमारे पास ये जो मसावातें दी गई हैं इनको लिखना है काल्पों की शक्ल में लिखने से। तो काल्पों की शक्ल में हम लोग इसी तरीके से जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था, इसका कोफिशिएंट आ गया है 1, वाई का कोफिशिएंट आ गया है 2, इसका कोफिशिएंट 1 और वाई का कोफिशिएंट आ गया है 3। ओके, फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू आ रहा था हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर का जो कॉलम है 3, 5। अब इनको हम लोग नेम दे देते हैं ए, एक्स और बी। चूँकि हम लोग यहाँ पे माकूस के कॉलम के तरीके से नहीं हल करें बल्कि ग्रामर के तरीके से हल करें। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने एक्स इज इक्वल इनवर्स बी नहीं लिखना, बल्कि हम यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ग्रामर के तरीके में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपकी बुक के मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने मालूम करना है D1 का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, मतलब कि D1 का मकता ओवर A1 का ए का मकता। इसी तरीके से y की वैल्यू मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा D2, ठीक है, इसका मकता मालूम करना है ए का मतला। अब यहाँ पे इन फार्मूलों से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने हमारे पास जो सी वैल्यू जो सी है एक ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका मकता मालूम करना है। तो एक ही अंडरस्टूड है कि हमारे पास एक के कालब की वैल्यू ये है, डी का कालब मालूम करना है, लेकिन हमें पता ही नहीं डी का कालब कौन सा है। डी का मकता मालूम करना है, D2 का मकता मालूम करना है, लेकिन D2 का भी कालब नहीं है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हम लोगों ने कैसे यहाँ से ऑब्टेन करना है। तो ए का जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1, 2, 1 एंड 3। अब हम लोग D1 का जो मैट्रिक्स है वो क्या है वो निकालते हैं कालब। ओके, अब D1 दरअसल होगा जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये कालब है, ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट जो सा है हमारे पास वेरिएबल है वो एक्स है। अभी मैंने कहा है कि इनकी वैल्यू को ख़त्म कर देना है और इसकी जगह पे हम लोग कांस्टेंट नंबर पुट करेंगे कालब में। तो यहाँ पे आप लोग हाथ रखें, ठीक है, हाथ रख लिया। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यूज़ ख़त्म होगी। पहली वाली वैल्यू D1 से भी याद रख सकते हैं हम लोग, पहली वाली वैल्यू को ख़त्म करना है और इनकी जगह पे क्या लिखना है, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो हमारे पास है 3 और 5, ठीक है। तो इनकी जगह पे तो पहली जगह पे लिख लिया हम लोगों ने 3 और 5, जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था। इसकी जगह पे गया 3, 5 और y की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देंगे, वो आ गया 2, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है D1 का मैट्रिक्स। अब हम लोग मालूम करते हैं D2, मतलब कि हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है कालब की, दूसरी वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। अब यहाँ पे देखिए याद रख लिया, ठीक है। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है 1, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1, 1 एज इट इज़। और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर इस तरीके से किया है, फर्स्ट वैल्यू 1, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट नंबर। तो देखते हैं 1, 1 एज इट इज़ और दूसरी वैल्यू को ख़त्म किया, इसकी जगह पे लिखा कांस्टेंट नंबर। तो ये था हमारे पास D1 और D2 का कालम मालूम करने का तरीका। ना 10 क्लास अगर तो इस मेथड में प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे होती है कि जो D1 की वैल्यू होती है D2 की वैल्यू लिखने का मेथड जो सा है, D1 का मैट्रिक्स और D2 का मैट्रिक्स लिखने का मेथड जो सा है वो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि वो वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका सारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो बस ये रखना है कि D1 है, इसका मतलब कि फ़र्स्ट वैल्यू को एलिमिनेट करके इसकी जगह पे कांस्टेंट नंबर, और अगर D2 आ जाता है तो सेकंड वैल्यूज़ को एलिमिनेट करके इसकी जगह पे कांस्टेंट नंबर पुट कर देने। ओके, अब हम लोगों ने इन सब का क्या फाइंड आउट करना है, मकता मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। तो ए का मकता लिखा, तो इस तरीके से बार लाइन शो करेंगे 1, 2, 1, 3। ओके, तो अब हम लोग करेंगे जी वित्रीय अरकान का असले ज़रब। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, मिड में साइन माइनस का, और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आ जाता है हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। तो 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया है जी 1। तो ये आ गया हमारे पास ए का मकता जी। 10 क्लास इस तरीके से हम लोगों ने D1 की जो सी वैल्यू है, ठीक है, बार लाइन शो कर दिया। इस तरीके से वित्रीय अरकान का असल सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 आ जाता है हमारे पास 9, 5 2 आ जाता है 10। तो ये आ गई हमारे पास -1 वैल्यू, किसकी आ गई है हमारे पास D1 की वैल्यू। इसको हम लोगों ने प्रोमिनेंट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग D2 का जो सा है कालब है, ठीक है, उसका हम लोग मालूम करते हैं मकता।
जी 10 क्लास। तो इसी तरीके से हमारे पास मित्री अरकान का असल ज़रा 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 5 के साथ 5 1 ज़ा 5 -3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास D2 का मैट्रिक्स। ठीक है, D2 का मक्ता आ गया। इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, अब इसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे फार्मूले के मुताबिक। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू। x की हमारे पास वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, तो वो था D1 का मक्ता ओवर आ जाता था a का मक्ता। तो D1 की वैल्यू जी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वो क्या है -1। ठीक है, और a का मक्ते की वैल्यू हम लोगों ने मालूम की थी, वो क्या थी 1। ओके, तो इसकी जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो -1/1 क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगी -1। तो ये आ गई है हमारे पास x की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा D2 का मक्ता ओवर आ जाता है a का मक्ता। तो इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। D2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है 2/1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं x इक्वल टू दिस 1 एंड y इक्वल टू दिस 1। ठीक है, और अगर इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिखें तो वो भी हम लोग पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू, ये भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। और अगर कभी सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना हो तो -1 एंड 2। ओके, ये राउंड ब्रैकेट में शो करना है जी 10 क्लास। तो ये था हमारे पास ग्रामर के तरीके से क्वेश्चन को हल करने का तरीक़ाकार, और मैं ठीक है, और इसके आंसर आ गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जी 10 क्लास। इसका फर्दर मैं जस्ट एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, बाकी तमाम पार्ट्स इसी तरीके से हैं। ठीक है, ये देख ले सकते हैं आप लोग सब। तो इसका जो एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, तो बस मैं वो वाला करवाती हूँ पार्ट नंबर 4, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे जी 10 क्लास। तो इस तरीके से मैंने पार्ट नंबर 4 है वो हम लोगों ने मैंने मसावातें लिखी हैं। मसावातों को फिर कालब की शक्ल में लिख लिया है। एस का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, एस का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -3, एक्स और वाई लिखा। फिर हम लोग हमारे पास कांस्टेंट नंबर का कालब लिख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ए एक्स एंड बी। ओके, अब हम लोगों ने मकूस के तरीके से नहीं बल्कि ग्रामर के तरीके से करना था। तो एक्स मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है और वाई मालूम करने का फॉर्मूला ये है। तो अब इसका मतलब कि हमारे पास ए की तो वैल्यू है, लेकिन D1 और D2 की मैट्रिक कालब है नहीं, मैट्रिक्स है नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कालब मालूम करेंगे। तो D1 का मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है कि आप लोगों ने जो कालब में, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू हैं, इनको क्या कर देना एलिमिनेट, और इनकी जगह पे क्या लिखने हैं कांस्टेंट नंबर। इनको ख़त्म करके इनकी जगह पे क्या लिखना है कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 5 -7, लेकिन y की वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, वो हमारे पास है 6 -3। ओके, अब हम लोग में लिखते हैं D2 का मतलब है कि हम लोगों ने जो सेकंड वैल्यू है उनको क्या कर देना है एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म करना है। अब इसके वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, ये वाली वैल्यू पहली वैल्यू आ जाएंगी, और दूसरी वैल्यू की जगह पे क्या आएंगे कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे लिखा -2 1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 -7। अब क्या करेंगे, इन सब का मक्ता मालूम करेंगे। ओके, तो -2 6 लिखा, 1 -3 लिखा। मित्री अरकान का हासिल ज़रब हमारे पास आ जाता है -2 इंटू -3, मिड में साइन -6 को 1 के साथ, तो माइनस माइनस के क्या आ जाता है प्लस, 2 3 ज़ा 6 -6। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सा 6 के साथ कैंसिल हो गया, 0 आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पे ए का मक्ता जो सा वो 0 आ गया है, मतलब कि ए हमारे पास क्या है एक नादिर कालिब है, नादर कालिब है। तो अगर हम कोई भी वैल्यू है, लाइक अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1/0 लिख लेती हूँ, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब कि उसका हमें पता ही नहीं उसका हल क्या है, उसका आंसर क्या है, हल निकल ही नहीं रहा। अब चूंकि हमारे पास एक नादर कालिब है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि हल मुमकिन नहीं है। चूँकि ए नादर कालिब है, इसलिए हल मुमकिन नहीं। अब मुमकिन क्यों नहीं, वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऊपर लिखते हैं, लाइक अगर हमारे पास D1 का मक्ता जो सा है 5 3 ज़ा 15 -15 6 ज़ा 42 -1 प्लस करके हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, और उसके साथ हम लोग फार्मूले में, लाइक अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 5/0, तो क्या आएगा मेरे पास इसका आंसर जो सा अनडिफाइन आएगा। लेकिन अगर कभी आ जाए ना 0/5 तो होता है 0, लेकिन अगर आ जाए 5/0 तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, हल मुमकिन नहीं होता। इस वजह से चूँकि हमारे पास ए का मक्ता जो सा है वो 0 आ गया है, तो हम लोगों ने लिखा है चूँकि ना ए एक नादर कालिब है, इसलिए हल मुमकिन नहीं। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।